मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 30 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी देंगे। और दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। साथ ही दोस्तों, इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाई गई और साथ ही 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया गया। ठीक है दोस्तों, और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। तो याद रखिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2020 इसे मनाया गया कब? 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल की तरह 29 जुलाई को भारत सहित पूरी दुनिया में मनाया गया और 2020 यह 6वां इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दुनिया में बाघ संरक्षण और उसकी संख्या में वृद्धि के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और भारत में भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई और विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है और देश में लगभग 2,967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3,900 बाघ ही बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को और 28 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को मनाया गया। चूँकि दोस्तों इम्पोर्टेंस डे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही थी, जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, डॉक्टर चिकित्सक दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाई गई 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया और विश्व खेल पत्रकार दिवस भी 2 जुलाई को मनाया गया। 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी 4 जुलाई को मनाई गई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाई गई। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया गया और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी याद रखिएगा। ये तो था महत्वपूर्ण दिवस जो 1 जुलाई से 28 जुलाई तक मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा चीन देश। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दिया है और S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा पर मार करने की क्षमता है।
रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी और S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह से सबसे उन्नत प्रणाली माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक दोस्तों, तो रूस ने चीन देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है। और दोस्तों, रूस के बारे में बात हो रही है तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। भारत के बारे में जानते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपीस और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा 70%। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% तक घट गया है। और इसके साथ ही दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितना 70% बढ़ा घटा। चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक का कम हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, तो दिल्ली में कितना प्रतिशत घटा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? 70% तक घटा। अब दोस्तों, दिल्ली के बारे में बात हो रही है तो दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत हुई है। साथ ही रोजगार बाजार पोर्टल की भी शुरुआत की गई दिल्ली सरकार द्वारा। और भारत की पहली सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का भी उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिज करजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिज करजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। और स्टेनिज करजई को ASB के साथ 3 साल का अनुबंध था, जिन्हें अभी बर्खास्त कर दिया गया है। और उसके साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1995 में हुई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट का आधिकारिक गवर्निंग निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अफगानिस्तान का प्रतिनिधि है और जून 2013 से जून 2017 तक पूर्ण सदस्य बनने तक ICC के सहयोगी सदस्य था। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा एस जयशंकर। भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक हैं एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री हमारे। द इंडिया वे इसके लेखक हैं एस जयशंकर जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता जॉन सिम्पसन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, वे अमेरिका से संबंधित हैं। अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्ट्स कलाकार जॉन सिम्पसन को हाल ही में निधन हो गया 83 वर्ष की आयु में। और 60 वर्ष के कैरियर में जॉन ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। सिम्पसन को पश्चिमी और डरावनी फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है और वह इन फिल्मों में अक्सर पुलिस अधिकारी और जासूसी की भूमिका में निभाते थे। उन्होंने ब्रूस ली के साथ एंटर द ड्रैगन में अभिनय किया और 1984 में अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में शानदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका के अभिनेता जॉन सिम्पसन का हाल ही में निधन हो गया।
और दोस्तों अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मुशिस्टिन। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की मुद्रा है यूरो, राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है एमेनुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेक्स। इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और अमेरिका के अभिनेता जॉन सैमसन का हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जिससे स्कूली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार के रास्ते खुल गए। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, एक्टिविटी, गुणवत्ता, वरीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है और प्रत्येक छात्र में अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ठीक है दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई और इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उनको राउंड टेबल विचार विमर्श के लिए मुख्य वक्ता के रूप में चुना गया था और इस वर्ष के बैठक में होने वाले विचार विमर्श में AIIB के अध्यक्ष के चुनाव सहित कई आधिकारिक कार्य और AIIB 2030 एशिया के विकास में सहायक अगला एक दशक विषय वस्तु पर होने वाली राउंड टेबल जैसे मुद्दे शामिल थे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई। इसकी मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, प्रोफेसर अशोक साहनी को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी और इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापट्टनम के डॉक्टर VVS शर्मा और ध्रुवी तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र के गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, वेद प्रकाश दुदेजा जी को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार जी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी शांति नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई नई शिक्षा नीति के अनुसार किस नाम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण किया जाएगा?
इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, शिक्षा मंत्रालय के नाम से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया और साथ ही बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने हेतु कितने लाख डॉलर का अनुदान देने की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है सी, आंसर सही हमारा, 30 लाख डॉलर देने की अनुदान राशि देने की मंजूरी दी गई है। एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि उसने भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार की आपात पहल का समर्थन करने के लिए 30 लाख डॉलर का अनुदान देने की मंजूरी दी है और यह अनुदान एडीबी अपने एशिया प्रांत आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपलब्ध कराएगा। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय माडल्युआंग, मनीला, फिलीपींस में है। फिलीपींस के राष्ट्रपति है मात्सुगु अस्कावा। राष्ट्र स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है डी, आंसर सही हमारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया और अब तक उड़ान योजना के अंतर्गत 274 हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू की जा चुकी है और अप्रैल 17 में उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत के बाद 45 हवाई अड्डों और 3 हेलीपोर्टों में जोड़ा जा चुका है। उड़ान योजना के अंतर्गत पहली सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने शिमला में किया, शिमला से दिल्ली के बीच किया था। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा। और उड़ान योजना की प्रारंभ 2016 में हुई लेकिन पहली उड़ान 2017 में पड़ी और इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग किया? इसका आंसर है ए, आंसर सही हमारा, अंबाला वायुसेना स्टेशन पर। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत के अंबाला वायुसेना स्टेशन पर उतरा है और जेट विमानों को भारत में पानी तोप की सलामी के साथ स्वागत किया गया। फ्रांस से राफेल विमानों की बहुप्रशिक्षित पहले बैच के पायलटों को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, जिम्बाब्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और समझौता ज्ञापन पर 30 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है समानता और आपसी लाभ से आधार पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, बढ़ावा देना और इसको विकसित करना। तो दोस्तों, ये तो था 30 जुलाई के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स से आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे बाघ गणना में अपनाई गई तकनीक लीडार क्या है? इसका आंसर है दूरी मापने की तकनीक। लेजर प्रकाश द्वारा लक्ष्य को रोशन करके सेंसर के माध्यम से प्राप्त प्रतिबंध का मापन है लीडार। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं मीटिंग से चर्चा में रहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की औपचारिक स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई 2016 में और इसकी मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार के द्वारा रक्षा खरीद के लिए किस मसौदे को विभिन्न हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों हेतु सार्वजनिक किया गया? इसका आंसर है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020। अगला क्वेश्चन है,
इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विषय पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने से चर्चा में रही ई ज्ञान कोष क्या है? ई ज्ञान कोष है राष्ट्रीय डिजिटल निक्षेपागार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित। और करंट आधारित जीके पर है लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हन्ना तूफान को लेकर किस संस्थान से चेतावनी जारी की गई है और यह तूफान किस महासागर से संबंधित है? हन्ना तूफान के लिए टेक्सास अमेरिका को चेतावनी जारी की गई है और यह तूफान अटलांटिक महासागर से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स आधारित जीके जिस पर हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। हाल ही में किस विभाग के द्वारा विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र के रूप में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क RKC नेट को विकसित करने का निर्णय लिया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। किस संस्थान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अन्वेषकों और स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम 2 का शुभारंभ किया? DRDO के द्वारा। किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। हाल ही में वस्तुओं पर ISI मार्क और हॉलमार्क के साथ शिकायतों को दर्ज करने हेतु उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? BIS केयर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश के 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे? बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने IRCTC और निम्न में से किसने रुपे प्लेटफॉर्म पर सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? SBI कार्ड के द्वारा सब ब्रांडेड रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड संपर्क क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य रखा है? 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ ने कहा है। भारत और किसी देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? इंडोनेशिया के द्वारा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नए सलाहकार समूह के शामिल किया है? अर्चना सोरेन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया? मॉरिशस में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया। नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में किस राज्य के जिला बीजापुर पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़ राज्य का जिला बीजापुर पहले स्थान पर है नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम जी की 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मुंबई में निधन हो गया। वे थी एक अभिनेत्री। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था 29 जुलाई के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने रिवीजन किया। तो दोस्तों आज हमने 30 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।